हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी के पेपर अच्छे हो रहे होंगे और सभी को ऑल द बेस्ट। जिनके अभी एग्जाम होने बाकी हैं और जिनके हो चुके हैं उनके बेटर हुए होंगे। ठीक है, सभी के एग्जाम अच्छे हुए होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स को यहाँ पर, कुछ ऐसे टॉपिक को यहाँ डिस्कस करेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की यूनिट से, जो कि पेपर एनालिसिस करने के बाद मुझे लगा कि अभी यहाँ से टॉपिक्स, इन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से टॉपिक हैं तो देखिए, पेपर 1 में वाटर पोल्यूशन से आपके डिसीजेस से क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रोटोकॉल से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं और कुछ करंट से क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। G20 से क्वेश्चन बने थे। G20 के बारे में मैंने आपको मेरी इस प्लेलिस्ट में आप देखिएगा वीडियोज़ में, तो उसमें पेपर एनालिसिस 6 दिसंबर वाला जो था उसमें मैंने G20 का दे दिया था। ठीक है, अलग से वीडियो नहीं बनाई थी, उसी में दे दिया था, कुछ और भी करंट अफेयर के साथ, जिसमें COP वगैरह का भी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर वाटर पोल्यूशन से आपके डिसीजेस के क्वेश्चन आ चुके हैं और यहाँ पर मतलब ब्लू बेबी सिंड्रोम का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में यहाँ पर वाटर पोल्यूशन से संबंधित और डिसीज़ क्या हैं और एयर पोल्यूशन के पॉल्यूटेंट्स के बारे में, उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्लाइमेटिक चेंज मतलब किस तरह से होता है एयर पोल्यूशन के द्वारा, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, एनवायरमेंटल इफेक्ट है ना, इनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी तक आपका एयर पोल्यूशन से जो है क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन आगे की शिफ्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। थोड़ा एक क्विक रिविजन देख लेते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, साथ में PDF वगैरह आपको वहीं दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पॉल्यूटेंट्स के बारे में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो बात होती है ना, जो भी वायुमंडल में जो भी एयर पोल्यूशन होता है वो किसके द्वारा होता है, जो वहाँ के एक्सोस्फीयर होती है, मतलब बाह्य वायुमंडल जो होता है, वहाँ पर कुछ ऐसे कण पाए जाते हैं, है ना, कुछ ऐसे मैटर्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे कण होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के होते हैं और वो वहाँ के जो भी ह्यूमन बींग्स हैं या और ऑर्गेनिक जो भी मतलब आपके जैविक प्राणी होते हैं, उन सभी पे ये इफेक्ट डालते हैं। अब ये आपके 2 तरह के होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपका क्विक रिवीजन हो जाए वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लेके बता रही हूँ। तो इसमें 2 तरह के जो हैं आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं, प्रदूषक, जो कि जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, एयर पोल्यूशन के लिए, है ना। तो ये आपके प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन होते हैं, जो कि स्रोत से प्रत्यक्ष ही वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। तो इस तरह से प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट्स हैं, इसमें देखिए पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन के ऑक्साइड हो गए, हाइड्रोकार्बन हो गए, है ना, और हाइड्रोकार्बन मतलब CH4 वगैरह, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx बोलते हैं इसको, या N2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, है ना। CFC के बारे में आपको पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, ये रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग एंड एरोसोल प्रोपेलेंट्स में यूज़ किया जाता है ना। तो इससे क्या होगा, दे हैव ए हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट टू जो है ओजोन डिप्लीशन, मतलब ये जो है ना ओजोन डिप्लीशन के लिए भी जिम्मेदार होती है और इसका हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इस तरह से। उसके बाद लेड, तो और उसके बाद देखिए वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वाहन, विकास और औद्योगिक प्रक्रियाएं, मतलब जो कि आपके व्हीकल्स होते हैं, इनके जो भी एग्जॉस्ट जो भी गैसेस करते हैं ना व्हीकल्स के द्वारा, जो आपकी गैसेस होती हैं, एग्जॉस्ट होती हैं, और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये हो जाते हैं आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, VOC से क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई आपको। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स ये हो गए जो कि कोई भी सोर्स से सीधे ही वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। अब इसमें देखिए पार्टिकुलेट मैटर की बात हो रही थी, यहाँ पर देखिए, है ना, पार्टिकुलेट मैटर। तो इसमें यहाँ देखिए 2 तरह के होते हैं। ठीक है, PM10, PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर, ये इसके डाया के आधार पे है, 10 और 2.5 है ना। तो इसमें देखिए PM10 क्या है, आमतौर पर 10 माइक्रोमीटर और उससे छोटे व्यास मतलब क्या, डाया, है ना, डायमीटर की बात हो रही है। तो इस तरह से ये जो PM10 होते हैं, इसका जो डायमीटर होता है जनरली 10 माइक्रोमीटर्स एंड स्मॉलर, 10 माइक्रोमीटर और उससे भी छोटे, मतलब
ये सांस लेने योग्य कण, सांस जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ये हमारे जो है शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। स्रोतों में धूल, जो भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं और फफूंद है ना, मोल्ड जो डस्ट होते हैं, पॉलन एंड मोल्ड स्पोर्स, बीजाणु मतलब फफूंद बीजाणु ये सारे शामिल होते हैं जो कि डस्ट में होते हैं और सीधे हमारे श्वास नली के द्वारा पहुंच जाते हैं। तो बहुत ही छोटा है, इनका डायमीटर बहुत कम होता है। तो इस तरह से 10 माइक्रोमीटर और इससे भी कम हो सकता है, ठीक है। और PM 2.5 क्या है, माइक्रोमीटर, मतलब जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, ये 2.5 में माइक्रोमीटर और उससे छोटे व्यास वाले सांस लेने योग्य बारीक कण होते हैं। और ये कैसे होते हैं, तो देखिए व्हीकल एमिशंस के द्वारा है ना, और कंबस्टन प्रोसेस से, जो कंबस्टन होती है, आग वगैरह जलती है, व्हीकल एमिशंस वाहन उत्सर्जन से, और औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारे इसके सोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो PM10 2.5 इतना समझ में आ गया। क्योंकि अगर क्वेश्चन देखिए सीधे सीधे ना भी आए ना, तो आपसे ऐसे पूछेगा कौन डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है, कौन किसी और सोर्स से आ रहा है। तो ये हमारे क्या है, डायरेक्ट सोर्स से मिल रहा है हमको, है ना, PM10। और 2.5 में क्या है, ये बारीक कण है, सांस लेने योग्य बारीक कण है, 2.5 माइक्रोमीटर है। दहन प्रक्रियाएं, जलने की जो क्रियाएं होती हैं, या जो आपके वाहन उत्सर्जन से या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो क्या हैं, इस प्रकार के जो पॉल्यूटेंट्स हैं वातावरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि ये प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट्स हैं और कुछ अन्य तत्वों के बीच परस्पर रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं, है ना। तो ये डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन ये किसी के साथ रिएक्ट करके फिर आते हैं, जैसे कि सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, सल्फ्यूरिक ट्राईऑक्साइड, SO3 और ये। तो इस तरह से ये कुछ डिस्टेंस भी तय कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, जो कि हमें डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, किसी के साथ रिएक्ट होकर मिलेंगे। अब इफेक्ट्स क्या हो सकता है, इफेक्ट्स क्या है एयर पोल्यूशन इन एनवायरनमेंट। तो देखिए इफेक्ट इसका यही पड़ेगा जो कि हार्मफुल होता है, एसिडिक रेन, है ना। यहाँ पर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, इसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा हो सकती है, SO2 और NOx, है ना, NO2 या NOx इसको लिखा हो या NO2 भी लिखा हो, तब भी आपको एसिड रेन के लिए जिम्मेदार कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इनके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा हो सकती है, ठीक है, ये याद रहेगा। एसिडिक जो रेन होती है, मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान, क्योंकि इसमें एसिडिक होता है, एसिडिक इफेक्ट होता है और वनस्पति को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। जल निकायों को क्या कर देगी, एसिडिक कर देगी, है ना। तो इस तरह से जो भी वाटर बॉडीज हैं उनको एसिडिक कर देगी। इसका जो इम्पैक्ट होगा, जो भी जलीय जीवन है उन पर क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, है ना। उनको क्या होगा, ब्रीथिंग में दिक्कत होगी, उनके लिए और प्रॉब्लम हो सकती हैं, डिसीजेज हो सकती हैं। तो ये एसिडिक रेन जो है दिक्कत करती है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या हो जाता है, वेजिटेशन डैमेज, वनस्पति क्षति, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड सहित जो भी आपके यहाँ पर एयरबोर्न पॉल्यूटेंट्स, वायु जनित प्रदूषक जिसको कहते हैं एयरबोर्न, है ना, पौधों के ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं, टिश्यूज़ को, यहाँ पर प्लांट टिश्यूज़ को यहाँ नुकसान पहुंचाते हैं, फोटोसिंथेसिस को जो है बाधित करते हैं और फसल की पैदावार भी कम करते हैं। इससे कृषि उत्पादकता और वन पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। जब भी आपके एयर पोल्यूशन से जो सवाल बनते हैं ऐसे ही बनते हैं कि इससे क्या होगा, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। उसके बाद इसका क्या इफेक्ट होगा, जल प्रदूषण की बात करें, वाटर पोल्यूशन, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पारा, जिसको मरकरी कहते हैं, ठीक है, मरकरी Hg लिखा जाता है ना। तो इस तरह से मरकरी जो होती है, इससे कौन सा रोग होता है, मिनीमाता, है ना। तो ये जल प्रदूषण, कुछ वायु प्रदूषक जैसे कि पारा और लगातार कार्बनिक प्रदूषक वर्षा या वायुमंडलीय जमाव के माध्यम से जल निकायों में जमा हो जाते हैं और ये जल प्रदूषण में योगदान देता है, ठीक है। जलीय जो इकोसिस्टम होता है इसको नुकसान पहुंचाता है, जलीय जीवन जैसे फिश वगैरह हैं, और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ वायु प्रदूषक के साथ ये मिलकर करते हैं, और जो पारा है ना, इससे आपका मिनीमाता रोग हो जाता है ना, जो कि फिशेस वगैरह में यहाँ पर मिनीमाता रोग, मतलब इसका भी जो पूछा जाता है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से भी आए हैं कि जो मिनीमाता रोग का कारण क्या है, तो मरकरी, है ना, Hg या पारा मरकरी एक ही चीज़ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब उसके बाद सॉइल कंटामिनेशन क्या है, वायु जनित प्रदूषक जमीन पे जमा हो सकते हैं, जिससे कि अब यहाँ पर क्या होगा, मिट्टी को नुकसान पहुँचाएंगे। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं और जहरीले पदार्थ जो मिट्टी में जमा हो जाते हैं और मिट्टी की क्वालिटी को भी यहाँ प्रभावित करते हैं, है ना। तो इस तरह से अब जब ये प्रभावित होगी
तो उसमें जो उपज होने वाली है वो भी प्रभावित होगी। तो फूड चेन भी यहाँ पे इफेक्ट होती है ना, खाद्य श्रृंखला जिसको कहते हैं। तो मतलब जो कि प्राइमरी वो होते हैं प्रोड्यूसर, उन पर उपघटक है ना, जो आपके उस पर जो डिपेंड रहने वाले लोग होते हैं वो उस चीज़ों को खाएंगे तो उससे उनका प्रभाव होगा। अब उसको जो और प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह से करके आपकी क्या है, खाद्य जाल जिसको खाद्य श्रृंखला है ना, फूड चेन जो बनती है, इससे वो उसका भी प्रभाव जो है यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, ये आपके इसमें आ जाती हैं। तो आपका यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओजोन डिप्लीशन में क्या होगा, ओजोन डिप्लीशन की बात करें तो देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC क्या है, सहित क्या है, कुछ वायु प्रदेशक ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के जो यहाँ पर इसके भी निर्माण में योगदान, मतलब इसका जो निर्माण को ध्वंस करते हैं, मतलब क्षति इसको पहुँचाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ओजोन परत को नुकसान पहुँचाते हैं और ये जो कमी हो जाती है, अधिक जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं इनको पृथ्वी की सतह तक पहुँचने की अनुमति देती है। जब भाई जो आपकी ओजोन लेयर है यही तो वहाँ पे क्या है, अम्ब्रेला की तरह काम करती है ना। अब जब यही इसी का नुकसान हो जाएगा तो जो भी सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है वो आपके पृथ्वी तक डायरेक्ट आएंगी, उससे क्या होगा, मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन होता है, ये सब एयर पोल्यूशन के ही आपके इफेक्ट हैं। जलवायु परिवर्तन, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, कौन सा चीज़ किससे रिलेट कर रहा है ना। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस में कौन कौन सी हैं, देखो आपको अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। CO2 है, मीथेन हो गया, N2O हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर H2O जिसको बोलते हैं, ओजोन है ना, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो कि रेफ्रिजरेशन वगैरह में हम यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जलने से है ना, जो भी आपके बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो कि चीज़ आप जलाते हैं, इनसे जलाने से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है ना। तो CO2 क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैस है, और जो आपकी निकलने वाली है ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में योगदान देती हैं। और इसका जो इकोसिस्टम पे प्रभाव क्या पड़ेगा, मौसम के पैटर्न है ना, समुद्र के स्तर और जैव विविधता पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अभी जो इस तरह से ठंड का मौसम एकदम आ गया है ना, दिसंबर अभी स्टार्ट हुआ है लेकिन मौसम ऐसा चेंज हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्लाइमेट चेंज में हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया है ना। और देखिए एक और चीज़ बता दूं आपको, वायुमंडल के जो आपके ये जितने भी स्तर होते हैं ना, स्फीयर, तो इसमें आपको कई बार ऐसे क्रम लगाने को भी आ जाता है, एक बार उसको भी रिवाइज कर लीजिए। देखिए सबसे पहला जो सबसे निचला होता है वो क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, तो ऐसे अगर हम बात करें तो जो सबसे निचला है ट्रोपोस्फीयर हो जाता है, उसके बाद इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर आपका बीच में पड़ता है मेसोस्फीयर और मध्यमंडल है ना। बस इसका क्रम ही लगाने को आता है, या कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि किसमें क्या चीज़ है, तो मैंने इसके बारे में भी वीडियो बना रखा है। और यहाँ पर देखिए फिर आपका आयनोस्फीयर हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में एक्सोस्फीयर। ठीक है, याद रहेगा, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और आयनोस्फीयर है ना, आयन मंडल जिसको बोलते हैं, और फिर एक्सोस्फीयर वायुमंडल जिसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे बाहरी। तो ट्रोपोस्फीयर क्या है, सबसे निचला, जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल हो गया, मेसोस्फीयर मध्यमंडल, मध्य मतलब बीच में ही आएगा, दो इधर आएंगे दो उधर आएंगे। ठीक है, उसके बाद भी और इसका क्लासिफिकेशन है, लेकिन मैं आपको जनरल चीज़ बता रही हूँ। आयनोस्फीयर आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर आएगा, और सबसे बाहरी जो सबसे ऊपर आएगा वो एक्सोस्फीयर होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ये हो गई आपके लिए है ना सर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब बाकी चीज़ें हम और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। अब वाटर बोर्न डिसीज़ में देखिए, यहाँ पर आपके वाटर बोर्न डिसीज़ में कौन कौन सी होती है, जल जनित रोग, बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, पैरासाइट्स इनको बोलते हैं, और उनके विषाक्त पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं ना। ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाएंगी, जो भी आपके पैरासाइट्स हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, दूषित पानी में, वाटर बोर्न डिसीज़। तो पानी कुछ ऐसा होता है जो कि साफ ना हो और उसमें कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ हों जिसके कारण यहाँ पे ये पैरासाइट्स, वायरस, ये सारी चीज़ें, तो इनके कारण जो डिसीज़ होती हैं वो क्या हो गई, वाटर बोर्न डिसीज़। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दैट आर प्रेजेंट इन कंटामिनेटेड वाटर है ना।
तो जो दूषित पानी में मौजूद होते हैं ये सारी चीज़ें, तो ये कॉलेरा हो जाता है इसके कारण, कॉज बाय द बैक्टीरियम, ये विब्रियो कॉलेरी के द्वारा, है ना। डायरिया और डिहाइड्रेशन हो जाता है। कॉलेरा में आपको क्या होता है, डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिसेंट्री, ये भी बैक्टीरिया और पैरासाइट्स के कारण होता है ना। तो यहाँ पर ब्लडी डायरिया भी हो जाता है, इंटेस्टाइन मतलब जो पेट में दिक्कत हो जाती है। टाइफाइड फीवर हो जाता है, कॉज बाय सैल्मोनेला टाइफी, है ना। तो इस तरह से टाइफाइड में क्या है, बहुत लंबा फीवर चलता है, काफ़ी दिनों तक चलता है और बहुत वीकनेस आ जाती है, हेडेक और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हेपेटाइटिस ए, अ वायरल इन्फेक्शन अफेक्टिंग द लीवर, है ना। हेपेटाइटिस में क्या होता है, लीवर को इन्फेक्ट करता है, ऑफन ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर और फूड, जो कि आपके जो भी संदूषित जो जल और फूड इसके कारण हो जाता है। ये हिंदी में आप देख सकते हैं ना, दूषित पानी या भोजन के कारण हेपेटाइटिस होता है जो लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस कॉज बाय द प्रोटोजोअन, है ना। ये बस बता दिया मैंने आपको कि कुछ ऐसा नाम आ जाए थोड़ा अलग सा तो ऐसे होगा। ये प्रोटोजोआ परजीवी क्रिप्टोस्पोरिडियम के कारण होता है और इसमें समस्याएं क्या होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं, ठीक है। जियार्डियासिस, ये भी जो है आपके पैरासाइट्स के कारण होता है और इसमें दस्त होता है पेट में, ऐंठन और वजन घटने के कारण, ठीक है। ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, तो जल जनित बीमारियों की रोकथाम में स्वच्छ और सुरक्षित पानी का सेफ और स्वच्छ मतलब शुद्ध होना ज़रूरी है। उचित स्वच्छता, प्रभावी जल उपचार विधियों को यहाँ पे सुनिश्चित करना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी क्वालिटी को यहाँ पर इम्प्रूव, इसीलिए कहा जाता है कि स्वच्छ पानी, है ना, बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें वाटरबोर्न डिसीज़ हो गई। कंटामिनेटेड डिसीज़ क्या होती है, कंटामिनेटेड डिसीज़ आमतौर पर हानिकारक पदार्थों, प्रदूषकों या विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से होती हैं, ठीक है। ये कंटामिनेटेड डिसीज़ होती है। इनके बस मतलब थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, कभी इस तरह से नए वर्ड्स पे इस तरह भी क्वेश्चन आए हैं, अगर ऐसा आ जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पर अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो इसमें देखिए हानिकारक पदार्थों, प्रदूषकों या विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से, और ये रोग हमेशा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं प्रसारित होते, ये अक्सर दूषित पदार्थों के सेवन से, सांस लेने से या त्वचा के संपर्क में, ठीक है। इनमें छूने होने से नहीं होगा, लेकिन इस तरह से होगा कि कुछ आपने ऐसे चीज़ों को ले लिया जो कि स्किन के कांटेक्ट में आ गए या आपके त्वचा के संपर्क में आ गए, इस तरह से होगा, ठीक है। तो सीधे सीधे नहीं प्रसारित होता है, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ों के संपर्क में आने से जो कि दूषित हैं और वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन आया था ना, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम से आया था। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है, जिसे ऐसे इसका एक नाम ये भी है, मेथेमोग्लोबिनेमिया, है ना, थोड़ा अजीब नाम है। तो इस तरह से मेथेमोग्लोबिनेमिया इसको भी कहा जाता है। ये किसका नाम है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम होने के कारण शिशु की त्वचा नीली दिखाई देती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, उसका शरीर नीला हो जाता है, और क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पहुँच नहीं पा रही है, तो ये कुछ रसायनों या दवाओं के संपर्क के कारण हो सकता है, और इसमें फिर मतलब आपको मेडिकल जो है ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब ये होता क्यों है, तो ये देखिए इसका जो कारण है वो क्या है, नाइट्रेट कंटामिनेशन, नाइट्रेट संदूषण के कारण, नाइट्रेट की कमी के कारण, है ना, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट के कारण, इसके कारण क्या होता है, शिशुओं में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है ना। रक्त में हमारे क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसी के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल दिखाई देता है ना। हमारा जो रक्त का रंग है वो लाल इसी के कारण दिखाई देता है। अब जब वो ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है तो शरीर का रंग नीला पड़ जाता है, और इससे उसकी ऑक्सीजन वहाँ पे मिल नहीं पा रही, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, शरीर नीला पड़ गया, और इसका परिणाम क्या हो सकता है कि जो है मृत्यु भी हो सकती है। तो ये आपका क्या हो गया, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया। ये अभी आपका 6 वाले जो है एग्जाम में आया था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब देखिए यहाँ पर कुछ डिसीजेस, ये मैंने सीधे आपको ऐसे ही दे दिया है, टाइप करने में फिर बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए आर्सेनिक की कमी से क्या होता है, तो कैंसर या ब्लैक फुट रोग, ठीक है। आर्सेनिक की कमी से मतलब जो प्रदूषक है आर्सेनिक के कारण, जो इसका आर्सेनिक का इफेक्ट होगा उसके कारण ब्लैक फुट रोग होगा। कैडमियम के कारण क्या होता है, इटाई, जब पानी में कैडमियम की मात्रा हो जाए, या
सिगरेट, बैटरी उद्योग, यहाँ पर प्रदूषण की स्थिति में लिवर में कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो कैडमियम के कारण क्या होगा, इटाई, और ये जापान में हुआ था सबसे पहले। उच्च रक्तचाप, रक्त कणिकाओं का जो है नुकसान होता है, दस्त होता है ना, हार्ट डिसीज हो जाती है। बेरिलियम के कारण कैंसर। ये जो नाम है ना, जैसे कि ब्लैक फुट, इटाई, ये कुछ नाम याद रखिएगा, ऐसे ही पूछा जाता है। तो आर्सेनिक से याद रहेगा ब्लैक फुट, कैडमियम से इटाई। फ्लोराइड की कमी से क्या होगा, इसमें दांतों का फ्लोरोसिस रोग, हड्डियों का क्षय होता है ना। लेड के रसायन टेट्राएथाइल लेड को मिलाना, मतलब यहाँ पर जो इसका कारण होगा, पेट्रोल में लेड के रसायन मतलब कुछ केमिकल्स होते हैं, तो लेड के कारण कैंसर हो सकता है, एनीमिया, गठिया, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पर। ठीक है, जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उन पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ये कुछ आपके डिसीज़ होती हैं। उसके बाद कहें, देखिए पारा, जिसको हम Hg कहते हैं, है ना, मरकरी, तो इसका मिनमाता जापान में रोग हुआ था सबसे पहले। और अत्यधिक वैश्यला होता है, मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है, और आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये भी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका पारे का मिनमाता रोग, जो कुछ अलग है ना, डिफरेंट टाइप के नाम है, वो ज़रूर याद रखिएगा। क्रोमियम के कारण चर्म रोग हो गया, खुजली, कैंसर। सेलेनियम, बालों का झड़ना, त्वचा संबंधी हो गया। अब कुछ ऐसा खराब वाटर जैसे सीवेज वगैरह से संबंधित कुछ ऐसा इफेक्ट आ गया उसका, तो कुपोषण हो गया, पेचिश, है ना, डिसेंट्री। कार्बन, रसायन, डिटर्जेंट, इनके कारण जलीय जीवों पर कुप्रभाव, और पेट में जो है पेट संबंधी रोग हो सकते हैं। ठीक है, नाइट्रेट के कारण यहाँ पे मेटाहीमोग्लोबिमिया, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा गया है ना, नाइट्रेट की वजह से होता है। ठीक है, तो और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मैग्नीज के कारण श्वास रोग, निमोनिया और त्वचा रोग। ठीक है, तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसका जो दूसरा नाम है ना, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, और उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि, और मैंने आपको करंट अफेयर की भी वीडियो दी है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। G20 वाला देख लीजिएगा, जो पेपर एनालिसिस मैंने दिया है 6 तारीख वाला, 6 दिसंबर का। उसमें आपको सारे जो COPs हैं, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, मतलब कॉप के जितने भी थे 26, 27, 28 जो भी हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया है, और G20 के बारे में बताया है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए। फिर हमने यहाँ पर जो है रिसर्च एप्टीट्यूड का, मैंने अभी हाइपोथेसिस के बारे में आपको बताया है, उसमें कुछ टूल्स के बारे में बताया है, उस वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि रिसर्च के टूल्स आपके आ रहे हैं, रिसर्च के टूल और टीचिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो रिसर्च में सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स, और टीचिंग में जो सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ आपके क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। आज भी पूछा गया था, कहूत के बारे में आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से वो वीडियो भी मैंने बना रखी है, और अभी एक फिर से सबकी एक कंबाइंड वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आपके लिए ठीक रहेगा, है ना, एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर अपने आप कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।